हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फास्फोरस मेनली टू टाइप के हैलाइड्स बनाता है। टू टाइप के हैलाइड्स का मतलब है यहाँ पर कि दो फार्मूला हैं, दो टाइप के हैलाइड्स हैं। इसका मतलब है कि दो फार्मूला है मेनली फास्फोरस के हैलाइड्स के, और वो हैं PX3 जिसको कि हम ट्राई हैलाइड्स बोलते हैं फास्फोरस के, एंड PX5 जिसको कि हम पेंटा हैलाइड्स बोलते हैं। जब ये ट्राई हैलाइड्स बनाता है तो ये जो चार हैलोजन एटम्स हैं हमारे मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के साथ ये PX3 फॉर्म में हैलोजन ट्राई हैलाइड बना सकता है। और जब ये पेंटा हैलाइड बनाता है यानी कि PX5, तो ये सिर्फ तीन हैलोजन के साथ बना सकता है। ये पेंटा हैलाइड्स फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? एक आपको ये और ध्यान रखना है कि जो ट्राई हैलाइड्स ये बनाता है, जो ट्राई हैलाइड्स बनाता है उसमें से PI3 बनता तो है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनता है, बट इट इज़ अनस्टेबल। और उसका रीज़न ये है कि आप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल बिलोंग टू 17th ग्रुप, एंड एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, साइज गो ऑन इंक्रीजिंग। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज़ काफ़ी बड़ा होता चला जाता है, और आयोडीन का साइज़ एक तो बड़ा है काफ़ी। मैं ये आपको बता रही हूँ कि फास्फोरस ट्राई आयोडाइड अनस्टेबल क्यों है। एक तो कि आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और दूसरा ये कि फास्फोरस के और आयोडीन के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो कौन से हैं? फास्फोरस का तो है 3p ऑर्बिटल, ठीक है, और आयोडीन का है 5p ऑर्बिटल। इनकी ओवरलैपिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 3p से 5p का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए फास्फोरस ट्राई आयोडाइड इज़ अनस्टेबल। और फिर हम बात करते हैं कि ये पेंटा हैलाइड्स जो हैं फास्फोरस के, ये आयोडीन के साथ क्यों नहीं बनाता है? फास्फोरस पेंटा आयोडाइड क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है और फास्फोरस का साइज़ उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होने के कारण उसके अराउंड 5 आयोडीन एटम्स को एकोमोडेट करना वो पॉसिबल नहीं है। कि आप सेंटर में आप एक छोटी सी बॉल रख रहे हो, आप मान लो कि आप एक जैसे स्टोन्स होते हैं, बच्चे खेलते हैं उनसे, ठीक है, जब आप छोटे होते थे आप भी खेलते होगे कि जो कांच के स्टोन्स जिनको कि कंचे कहते हैं, अगर आप उसके अराउंड 5 फुट बॉल लगाने की कोशिश करोगे, या 5 फुट बॉल नहीं लेते हैं हम, काफ़ी बड़ा हो गया वो, हम सिर्फ 5 क्रिकेट बॉल्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो अच्छे से उसके चारों तरफ अकोमोडेट हो पाएंगी? क्या वो एक स्टेबल अरेंजमेंट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसलिए फास्फोरस पेंटा आयोडाइड जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो में मेनली दो हैलाइड्स पढ़ेंगे। ये मैंने आपको फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड्स बताए हैं। फास्फोरस दो टाइप के हैलाइड्स बनाता है, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड। तो हम ट्राई हैलाइड्स में से पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और पेंटा हैलाइड्स में से हम पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज़ बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस। आपने फास्फोरस की जो एलोट्रोप्स हैं, 3 एलोट्रोप्स, वाइट, रेड एंड ब्लैक, इनके बारे में स्टडी किया है। तो जो वाइट फास्फोरस है वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, और मॉइस्चर के साथ या हम कहें कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। बहुत हाईली जो ये रिएक्शन है इसकी, ये बर्न करता है वाटर के साथ जब रिएक्शन होते हैं। तो इतनी हाईली रिएक्टिव फास्फोरस का नेचर है वाइट फास्फोरस का कि जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है उसमें। ठीक है, इसलिए जब हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए वाइट फास्फोरस के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है तो हम ड्राई क्लोरीन लेंगे, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन है इसकी, दैट इज़ P4 जो कि फास्फोरस की एलिमेंटल फॉर्म है, एंड क्लोरीन गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पहले आप अगर ये नहीं लिखोगे, बाद में आप इसको बैलेंस कर सकते हो, और बैलेंस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा
P4 plus 6Cl2 gives 4 PCl3, 4 molecules of phosphorus trichloride। ये है फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। सेकंड मेथड है एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ वाइट फास्फोरस। थायोनिल क्लोराइड ये है SOCl2, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड थायोनिल क्लोराइड। व्हेन वाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इट गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और बाई प्रोडक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड S2Cl2। व्हाट इज़ दिस S2Cl2? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। चाहिए हमारे पास इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका जो नाम है, केमिकल नेम है, वो आप क्या बोलोगे? जैसे आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के नाम किए थे ना, वैसे ही हम इसका भी नाम लिखेंगे, एंड दैट इज़ डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का था डाई नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, उसी तरह से सल्फर के इस क्लोराइड का नाम है डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस कंपाउंड की? इस कंपाउंड की इम्पोर्टेंस ये है कि नेचुरल रबड़ जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी नहीं होती हैं, ब्रिटल होता है, वो जल्दी टूट जाता है, मतलब हम कहें कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। नेचुरल रबड़ जो रबड़ के ट्री से हमें मिलता है, लेटेक्स से, वो काफ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मतलब अच्छी नहीं होती हैं, बेकार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें सल्फ़र के लिंक्स ऐड किए जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। और जो रबड़ हमें मिलता है विद सल्फ़र लिंक्स, दैट इज़ नोन एज वल्कनाइज्ड रबड़, और वो वल्कनाइजेशन करने के लिए रबड़ के इस कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज एक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस, एक्शन ऑफ ड्राई क्लोरीन ओवर वाइट फास्फोरस, एंड सेकेंड इज एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ओवर वाइट फास्फोरस। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है कलरलेस। पहले तो एक फर्स्ट नंबर पर ही क्या है इसका कि ये कलरलेस है। सेकंड, ये ऑयली है, लिक्विड है, और लिक्विड भी कैसा है? ऑयली लिक्विड है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इज इट हाइड्रोलाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड गेट ब्रोकन डाउन टू फास्फोरस एसिड। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये फास्फोरस है, 3 क्लोरीन एटम है इसके साथ। ठीक है, और वाटर को मैं कैसे लिखती हूँ? वाटर को मैं लिख देती हूँ HOH। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या कंपाउंड बनाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 3 क्लोरीन है, उसके लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्योंकि ये वाटर में है इसलिए हम 3 वाटर मोलिक्यूल लेंगे। 3 वाटर मोलिक्यूल का मतलब है 3OH एंड 3H। तो 3H with 3Cl give 3HCl and 3OH combine with this phosphorus to give phosphorus, ब्रैकेट में हम लिखेंगे OH3। ठीक है, इसको हम सही तरह से अगर लिखना चाहें तो ये बन जाएगा H3PO3। मीन्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन पर हमें क्या मिला? हमें मिला फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन को आपको ये कंपाउंड्स क्या बने, प्रोडक्ट्स क्या बने, वो अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये इस तरह से लिख के दिखाया है। अदरवाइज़ आपको अगर सिंपल तरीके से समझ आ जाता है, सिंपल केमिकल इक्वेशन लर्न हो जाती है, तो आप उसको वैसे भी लर्न कर सकते हो। ट्राइक्लोराइड विद वाटर गिव्स फास्फोरस एसिड एंड HCl। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसकी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इसको आप कई चैप्टर्स में आप इसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, क्योंकि ये एक तो जिनमें ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें कि OH ग्रुप हो। ठीक है, और OH ग्रुप एक तो होता है एल्कोहल्स में, ROH। R यहाँ पर क्या है? एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, इथाइल, और RCOOH। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ तो COOH है, लेकिन ये COOH एक्चुअली इस तरह से होता है COOH। तो OH अलग हो गया ना। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है, और ये है अल्कोहल, अल्कोहल में भी OH है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि जिसमें मेन है अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, और क्या कंपाउंड्स देता है आप इन केमिकल इक्वेशंस में देख सकते हो। इसमें भी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि PCl3 जो है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से यहाँ से अलग करेंगे, क्योंकि आपने COOH में मैंने आपको बताया ना इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो OH अलग है, इसलिए हम इसको OH को इस तरह से लाइन लगाकर अलग कर देंगे, और इस तरफ हम लिखेंगे P और इस तरफ हम लिखेंगे Cl। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COCl एंड वही फास्फोरस एसिड। ठीक है, क्योंकि 3 क्लोरीन है, और यहाँ पर आप देख रहे हो हम बैलेंसिंग के बाद आएगा वैसे तो ये विद 3 क्लोरीन है यहाँ पर, तो 3 क्लोरीन को इन 3 के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो 3 हो जाएगा ये 3OHP के साथ फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गिव इथेनॉइल क्लोराइड एंड फास्फोरस एसिड। और सेकंड जो इसकी इक्वेशन है वो है अल्कोहल के साथ इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद PCl5 गिव्स क्लोरोइथेन एंड फास्फोरस एसिड। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि इधर आपने लिख देना है Cl और इधर लिख देना है P, इस तरह से। ठीक है, तो ये है अल्कोहल के साथ। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए काम आ रहा है, हेलो एल्केन्स बनाने के काम आ रहा है, और एसिड क्लोराइड्स बनाने के लिए काम आ रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव एसिड क्लोराइड्स एंड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल इट गिव एल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद हम करते हैं PCl3 का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जैसे कि अमोनिया का होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने किया था। ठीक है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और फास्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसलिए अगर हम इसका सेम टाइप का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज़ 15, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर 3s2 आएगा, यहाँ 3s2 3px1 3py1 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो 3p3 होता है ना, उसको तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल में कौन से ऑर्बिटल्स है, ये 3s 3px 3py और 3pz, ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1s एंड 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आप देख रहे हो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 विद 3s 1 1 एंड 1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें से 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो 4th बचा है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी कि उसके पास लोन पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, इसलिए वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ईच ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं जिनके पास की एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3 क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन के साथ और ओवरलैप करेंगे और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जबकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एज सच रहेगा। ठीक है, तो आप इसको देखो कि फास्फोरस जो है 4 ऑर्बिटल्स इसके मिक्स होते हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। 4 हाइब्
ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इनके पास, 3s में थे 2, 3px में थे 1, 3py में 1 और pz में भी 1। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑर्बिटल्स हैं 4, तो 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक के पास 2, तो ये तो हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पार्टिसिपेट, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनके ऑर्बिटल्स में, तो एक क्लोरीन जहाँ ओवरलैप करेगा, एक क्लोरीन जहाँ ओवरलैप करेगा और एक क्लोरीन जहाँ ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हो आप इसका स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ फास्फोरस होगा, 3 क्लोरीन होंगे। ठीक है, ये क्लोरीन, एक ये और एक ये क्लोरीन आप लगा लो कि आगे की साइड है। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये पीछे की साइड है, और ये क्लोरीन साइड में है। ठीक है, ये सामने आ रहा है क्लोरीन, ये साइड में है और ये पीछे की साइड है, और एक यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में। तो ये जो शेप बनी है ये है पिरामिडल, पिरामिड की तरह से बन जाएगा। ठीक है, नीचे एक पिरामिड, आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर सेंटर में आपने यहाँ पर डॉट नहीं लगानी है। आप समझो कि इस डॉट के ऊपर अपने फिंगर को लेकर जाओ, वहाँ पर फास्फोरस है, और वो फास्फोरस एक इस क्लोरीन से, इस क्लोरीन से और इस क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, तो वो बन जाएगा एक पिरामिड। तो यहाँ पर 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए विद ईच ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स, और ये इस तरह की पिरामिडल शेप होगी इसकी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाउ वी विल स्टडी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसी तरह से पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी एक मेथड तो सेम है कि अगर आप डाइक्लोरीन गैस वाइट फास्फोरस के साथ कम अमाउंट में लेते हो तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, लेकिन अगर आप एक्सेस में लेते हो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन क्लोरीन गैस कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, वाइट फास्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस विल गिव फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बैलेंसिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा, केमिकल इक्वेशन सेम है। नेक्स्ट इज बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या है, अब ये सल्फ्यूरिक थायोनिल क्लोराइड आपने देखा SOCl2, ये तो है थायोनिल क्लोराइड, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2। ठीक है, तो इसके साथ ये थायोनिल क्लोराइड हमने लिया था PCl3 बनाने के लिए, और इसको हम ले रहे हैं PCl5 बनाने के लिए। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वाइट फास्फोरस विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड गिव्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब हमने यही क्यों नहीं लिया, थायोनिल क्लोराइड क्यों नहीं लिया, हमने ये क्यों लिया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्यों लिया? उसका रीज़न ये है कि जो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड जो है ये किसी भी रिएक्शन में क्लोरीन देता है, यानी कि क्लोराइड आयन देता है, जबकि जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2 ये किसी भी रिएक्शन में Cl2 देता है। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने के लिए हमें ज़्यादा क्लोरीन की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज़ करते हैं, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए क्योंकि 3 क्लोरीन आइटम्स चाहिए वहाँ पर थायोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं जो कि क्लोराइड आयंस देगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी केमिकल इक्वेशन है, P4 प्लस सल्फ्यूरिल क्लोराइड गिव्स PCl5 एंड ओनली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ मिलेगी। अच्छा, एक इसके बारे में और है, ये जो आप करना चाहो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज वो कर सकते हो, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है। ये जो थायोनिल क्लोराइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड है इट गेट रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड। ये जो है ना, जब भी इसकी ज़रूरत होती है तभी ये बनाए, मतलब ये नेचर में नहीं मिलता है। नेचर में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl और H2SO4 बना देता है। तो जब इसकी ज़रूरत है तो इसको प्रिपेयर किया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल स्टेट हम देखते हैं। तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हमने किया,
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाज लिक्विड, ऑयली लिक्विड एंड कलरलेस, बट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज वाइट पाउडर, येलोइश वाइट पाउडर, सॉलिड है ये और येलोइश वाइट कलर का है। ठीक है, और सेकंड जो है इसकी वो है हाइड्रोलाइजिस टू POCl3, इट हाइड्रोलाइजिस टू POCl3। आपको कंपेयर करना है, जब आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड करते हो उसके बाद आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड करते हो, तो आपको दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब वो हाइड्रोलाइज होता है, तो दैट इट गिव क्या, इट गिव फास्फोरस एसिड H3PO3। मैं यहाँ पर इक्वेशन इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, H3PO3 फास्फोरस एसिड। और यहाँ इसकी हाइड्रोलिसिस से पहले तो बनता है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फिर ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो बना ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फास्फोरिक एसिड बनाएगा। मतलब अगर आप लिखना चाहो सिंगल इसको रिएक्शन में, ये तो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, लेकिन अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस को सिंगल स्टेप में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, इट गिव फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गिव फास्फोरस एसिड H3PO3 वाइल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव फास्फोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये 2 स्टेप की रिएक्शन है तो आप इसको देख सकते हो। PCl5 इन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस टू POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, and this phosphorus oxychloride and further hydrolysis convert to phosphoric acid। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको स्लोली हीट करते हो PCl3 को, इफ़ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर इसको आप स्लोली हीट कर रहे हो, स्लो हीट कर रहे हो, कम हीट कर रहे हो, तब तो इसका सब्लिमेशन हो जाता है। आपने पढ़ा कि इसकी स्टेट क्या है, ये पाउडर की फॉर्म में है, यानी कि ये सॉलिड है, लेकिन स्लो हीटिंग पर इसका सब्लिमेशन हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, हीटिंग आप इसकी ज़्यादा करते हो, तो ये डीकम्पोज हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। उसका रीज़न क्या है, ये डीकम्पोज क्यों होगा, ये आपको मैं इसके स्ट्रक्चर में बताऊँगी कि ये डीकम्पोज क्यों हो जाता है गर्म करने पर। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ऑन स्लो हीटिंग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गेट सब्लाइम्ड एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिकम्पोजेस। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना साथ साथ, PCl3 है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, जो बहुत फाइनली डिवाइड यानी कि बारीक जो पाउडर की फॉर्म में मेटल्स को अगर हम ले लें, तो जब उनको PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट किया जाता है तो दे गिव देयर क्लोराइड साल्ट्स। ठीक है, उनके साल्ट्स बनते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है ना, तो दे गिव देयर क्लोराइड साल्ट्स। एंड टिन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव टिन क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला आपको आते हैं किस तरह से करने हैं। सिल्वर जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1, इसलिए सिल्वर क्लोराइड AgCl फॉर्मूला, एंड टिन की ऑक्सीजन स्टेट इज़ +4, इसलिए इसका फॉर्मूला SnCl4, और बाई प्रोडक्ट क्या है साथ में, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, एंड इसके बाद है इट रिएक्ट्स, इसकी भी सेम रिएक्शन है जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स, जिनमें कि OH ग्रुप्स होते हैं। जैसे मेन जो प्रोडक्ट्स है दोनों का सेम रहेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विद एल्कोहल जिसमें कि OH है, ये भी एल्काइल हैलाइड देगा, एल्काइल क्लोराइड देगा। ठीक है, और जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, ये भी ROH यानी कि एल्कोहल के साथ एल्काइल क्लोराइड देगा। ठीक है, लेकिन बाई प्रोडक्ट डिफर करेगा।
ये देखो ये है, यहाँ पर बनता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, एसिड विद PCl5 गिव्स इथेनॉल क्लोराइड। सेम प्रोडक्ट हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी मिला था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला था, फास्फोरस एसिड, और यहाँ हमें मिलता है POCl3। एक आप इसको याद रखने के लिए, वैसे जो इक्वेशंस होती हैं केमिकल इक्वेशंस वो अच्छे से समझ के करने की होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो है अगर दो सेम टाइप की इक्वेशंस हैं, आपको नहीं ध्यान में आ रही हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो। वो ट्रिक क्या है कि जब आप PCl3 ले रहे हो, PCl3 में 3 क्लोरीन है, जबकि PCl5 में कितने क्लोरीन है, 5। तो PCl5 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके बाई प्रोडक्ट में 3 क्लोरीन होंगी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा थी इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्लोरीन आएंगी POCl3, जबकि इसके पास कम क्लोरीन है इसलिए ये क्लोरीन वाला बनाता ही नहीं है, ये बनाता है H3PO3 बाई प्रोडक्ट। मैं आपको बाई प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये मेन प्रोडक्ट सेम है दोनों का। ठीक है, ऐसे ही विद अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव क्लोरोइथेन एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन की होगी तो आपने ये किया होगा। इन लिक्विड एंड गैसियस फेज, लिक्विड और गैसियस फेज में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर तो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट में, ये आयनिक स्टेट में दो आयंस के दो आयंस के मिक्सचर के फॉर्म में हमें मिलता है ये। ठीक है, या आप कह सकते हो कि दो साल्ट्स के कम्बिनेशन की फॉर्म में ये हमें मिलता है। लिक्विड और गैसियस स्टेट में इसका सेम स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि बिल्कुल उसी तरह से हमने जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर किया, इसमें फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, 3p3 का मतलब है कि ये p के 3 ऑर्बिटल है ना, तीनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं एरो से नहीं दिखा रही हूँ, डॉट से दिखा रही हूँ। अब फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5 बॉन्ड्स बनाने हैं 5 क्लोरीन एटम के साथ, लेकिन इसके पास तो 3 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमें पता है कि फास्फोरस के पास थर्ड शेल में 3d भी होता है, इसलिए ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ना, जो PCl3 में पेयर्ड ही रहा था, ये लोन पेयर की फॉर्म में रहा था, लेकिन अब PCl5 बनाना है तो ये एक जंप करके 3d में चला जाता है। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए, 3 p ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ये हो जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर, 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इनके पास 5 ऐसे ऑर्बिटल हो जाएंगे फास्फोरस के पास जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो पांचों ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि नॉर्मल स्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, जो उनकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें है। लेकिन जब बॉन्ड बनाना है, PCl5 बनाना है, मेनली फास्फोरस को 5 पेंटाक्लोराइड बनाना है, तो इस S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला गया, जिसमें पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब जो ये 2 थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो 5 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं थर्ड शेल में, वैलेंस शेल में, जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड है, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये पांचों ऑर्बिटल अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, आप देखो, एक S है, 3 P है और एक D है, इसलिए नाम हो गया इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब 5 ऑर्बिटल्स हैं, जैसा मैंने आपको PCl3 में बताया था कि अगर 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, 3s और 3 3p के थे, तो इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे। यहाँ पर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये 5 ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, ये पाँचों अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में। वहाँ पर एक पिरामिड बना था PCl3 में, यहाँ पर 2 पिरामिड बनेंगे। ठीक है, और वो पिरामिड जो है
आप देखो किस तरह के होंगे कि एक तो सिंपल वहाँ पर तो 3 जो क्लोरीन थे वो पिरामिड में ही आ रहे थे, पिरामिड के 3 कॉर्नर पर आ रहे थे और एक कॉर्नर पर फास्फोरस आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो 3 क्लोरीन एटम है ना, वो एक ट्रायंगल बनाएंगे फास्फोरस के साथ। ये फास्फोरस है और ये ट्रायंगल में आएंगे 3 क्लोरीन, ठीक है। और ये एक ही प्लेन पर है, जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन का जो सरफेस है उसी पे ये चारों आ रहे हैं, 3 क्लोरीन और एक फास्फोरस। लेकिन जो 2 क्लोरीन बचे, एक तो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर, फास्फोरस से आप उसको सीधा खड़ा कर दो, या आप कह दो कि फास्फोरस के ऊपर आपने एक स्टिक लगा दी, पेन लगा दिया, तो उस पेन के दूसरे कॉर्नर पर क्या होगा, क्लोरीन होगा। और एक कॉर्नर आपने समझ लो कि अगर आपने पेपर ले रखा है तो आप पेपर के नीचे लगा दो, पी से एक नीचे जाएगा क्लोरीन, एक क्लोरीन बिल्कुल ऊपर आएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो इस सरफेस के साथ जिसमें कि ये 3 क्लोरीन है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में फास्फोरस के साथ अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, ट्राइगोनल, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया इसलिए ट्राइगोनल। और एक पिरामिड बनेगा नीचे, ये नीचे की साइड बन जाएगा पिरामिड, और एक पिरामिड बनेगा ऊपर, ठीक है। आप इसको सही से समझने के लिए ये डायग्राम देखो इस टाइप का, ठीक है। जो 3 क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और ये तीनों तो एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, एक ही तल में है, और एक इस प्लेन को परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो। इसमें आप देखो एक पिरामिड आप देखो कि ये नीचे बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से नीचे की तरफ ये पिरामिड बना, ठीक है। और एक पिरामिड ऊपर की तरफ ऐसा ही बनेगा। इससे भी आप समझ सकते हो ये जो बना हुआ है, ये तीनों एक प्लेन में है और एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी हमारे समझने की है वो ये है कि यहाँ एंगल्स को हमें समझना है। आप ये देखो कि ये तीनों ट्रायंगल में हैं, तो ट्रायंगल में क्या एंगल होता है, ये जो एंगल है इन 2 क्लोरीन के बीच में, जो किन्हीं भी 2 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो होगा 120 डिग्री। लेकिन जो ये वाला क्लोरीन है ऊपर है, या जो नीचे वाला क्लोरीन है, वो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन तो तीनों बॉन्ड के साथ, जो ट्रायंगल में 3 बॉन्ड हैं उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन जो ट्रायंगल में 3 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है वो आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 120 डिग्री के एंगल पर होने का मतलब है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, काफ़ी दूर है, और 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब है कि वो क्लोज है। और क्लोज जितना होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता ही होगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 2 ऑर्बिटल्स हैं वो तो है 90 डिग्री के एंगल पर, और 2 ऑर्बिटल्स हैं वो हैं 120 डिग्री के एंगल पर। तो जो 90 डिग्री के एंगल पर है उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये ऊपर वाला और जो ये नीचे वाला बॉन्ड है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों के जो इन 3 जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत रिपेल करते हैं ज़्यादा, और उस रिपल्जन के कारण ये क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये जो बॉन्ड है ये खिंच जाता है, लंबा हो जाता है, और नीचे वाला बॉन्ड भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। जितनी दूरी पर जाएंगे उतनी, जैसे होता है ना कि 2 बच्चे क्लास में ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, 2 में मतलब आप ये मान लो कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, 3 जो हैं वो उतनी लड़ाई नहीं करते हैं, उनकी आपस में कम होती है, जबकि 2 के साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलो इनकी तो कम होती है आपस में, इन तीनों को एक साथ बिठा देते हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ना जिनके साथ इनकी लड़ाई होती है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर बिठाना है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर बिठाओगे ना, ठीक है। कि अगर आप तीनों फर्स्ट बेंच पर बैठे हो तो, या आप मिडल के बीच के बेंच पर आप तीनों को बिठा सकते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 हैं एक को बिठाएंगे लास्ट बेंच पर जो कि 2 बेंच छोड़कर है, और दूसरे को बिठाएंगे आगे के बेंच पर जो 2 बेंच आगे की तरफ है,
तो हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ना रिपल्जेंस कम करने के लिए, लड़ाई कम करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है रिपल्जेंस, ताकि क्योंकि अगर रिपल्जेंस कम नहीं की गई तो जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर क्लास में बच्चों को दूर नहीं बिठाया गया तो लड़ाई होगी और क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाएगी डिस्टर्बेंस के कारण, स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर। इसीलिए बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है कि फास्फोरस के जो 2 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पर है बाकी 3 बॉन्ड के साथ, इसलिए रिपल्जेंस ज़्यादा होने के कारण उनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है। इसलिए जो ये 3 जो बॉन्ड हैं, ये इन तीनों बॉन्ड को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इनके नाम भी अलग दे दिए इसलिए। ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 202 पिकोमीटर। जबकि जो ये 2 बॉन्ड्स हैं जो कि ऊपर और नीचे हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और इनकी बॉन्ड लेंथ है 220 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इसमें 2 टाइप के। और जो मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर डीकम्पोज हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अलग क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड थे ये दोनों वीक थे, इसलिए ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो डीकम्पोजिशन हुई। तो ये एक्सप्लेन किया है मैंने। इन PCl5 देयर आर 2 टाइप ऑफ फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स, 3 आर इक्वेटोरियल अरेंज्ड इन अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड 2 आर एक्सियल above and below the plane of triangular structure of PCl3। ठीक है, bond angle between equatorial bonds is 120 डिग्री and bond angle between axial and equatorial bond, हर axial bond जो है वो हर equatorial bond के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। due to small angle between axial phosphorus chlorine bond and equatorial phosphorus chlorine bond there are more repulsive forces, so lengthening of axial bonds from 202 picometer of equatorial PCl bond length, यानी कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उनकी 202 थी, रिपल्जेंस ज़्यादा होने के कारण वो लंबा हो जाता है और 240, मैंने आपको 220 बताया शायद, तो 240 पिकोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ भी है, ये भी बनाया हुआ है और इसमें एंगल्स भी दिए हैं और जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो भी बताई हुई हैं। और इसके बाद है, ये तो था हमारा गैसियस और लिक्विड फेज में स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। फिर है कि इसका सॉलिड स्टेट में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी यहाँ पर आप देखो मैंने बताया कि इन PCl5 2 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स जो कि एक्सियल पोजीशन पर हैं वो वीक हैं और ये इसलिए इट मेक्स ईजिली ससेप्टिबल टू डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2, इसलिए ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। अब सॉलिड स्टेट की बारी है। सॉलिड स्टेट में ये PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड, 2 आयंस इसके, जैसे 2 PCl5 है ना, तो एक क्लोरीन जो है वो यहाँ चला जाता है, तो ये बन गया PCl5 पॉजिटिव आयन और ये बन गया नेगेटिव आयन, ये कैटायन बन गया और ये एनायन बन गया। और जो कैटायन है उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और जो एनायन है क्योंकि इसमें 6 क्लोरीन है इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आपको ये करना है इसमें अच्छे से। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, टेट्राहेड्रल जैसे मीथेन का होता है, ऑक्टाहेड्रल जैसे SF6 का होता है, उस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में 2 आयंस के कम्बिनेशन की फॉर्म में। ओके, फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं उसके बारे में इतना ही है आपके सिलेबस में, तो इसको आप ध्यान से करें और अच्छे से करें। ओके।